हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉमर्स वैकेंसी की, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स पर। मेरा नाम है जेपी गर्ग और आज हम डिस्कस करेंगे एचआरएम के नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज में हम नेट एग्ज़ाम के दिसंबर 2009 से लेकर दिसंबर 2019 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टोटल 255 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। 90 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 3 वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा 4th वीडियो है और ये सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी सभी कॉमर्स रिलेटेड वैकेंसीज के लिए जिनमें भी एचआरएम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, हु हैड इंट्रोड्यूस्ड द 7 पॉइंट प्लान फॉर टेकिंग द बेस्ट इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू लेने के लिए जो 7 पॉइंट प्लान है वो मेथड किसने दिया था। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, 3-4 दिन पहले मैंने एचआरएम की रामबाण सीरीज का पहला वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको 28 थ्योरीज और उनके ऑथर याद करवाए थे। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको याद करवाया था, तो ऑथर का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है। और 7 पॉइंट मैंने क्या क्या बताए थे इंटरव्यू के, देखो क्या क्या पढ़ा था अपन ने। फिजिकल मेकअप, अटेनमेंट, जनरल इंटेलिजेंस, स्पेशल एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, डिस्पोजिशन एंड सर्कमस्टांसेस, ये 7 पॉइंट अपन ने पढ़े थे और ऑथर का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 92, द लास्ट स्टेज इन ए ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर इज हैंडल्ड बाय। जो वर्कर और मैनेजमेंट में डिस्प्यूट होता है तो ग्रीवेंस को हैंडल करने के लिए लास्ट में किसके पास जाएंगे? यूनियन, वॉलेंट्री आर्बिट्रेटर, एचआर डिपार्टमेंट, ग्रीवेंस कमेटी, किसके पास जाएंगे? हमारा आंसर हो जाएगा वॉलेंट्री आर्बिट्रेटर। देखो, सबसे पहले एम्प्लॉय जाएंगे ग्रीवेंस कमेटी के पास, वो मैटर सॉल्व कर देती है तो अच्छी बात, वरना वर्कर जाएंगे एचआर डिपार्टमेंट के पास, उनसे भी मैटर सॉल्व नहीं होता है तो यूनियन के पास जाएंगे, और फिर भी मैटर सॉल्व नहीं होता तो यूनियन और मैनेजमेंट एक वॉलेंट्री आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे। आर्बिट्रेटर एक्ट के अकॉर्डिंग और मैटर को सॉल्व किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 93, द फंक्शन ऑफ अट्रैक्टिंग, एक्वायरिंग, रिटेनिंग एंड डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। ह्यूमन रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करना, एक्वायर करना, रिटेन करना, डेवलप करना, ये किसके अंदर इंक्लूड होता है? रिक्रूटमेंट, इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टाफिंग। तो जो सबसे ब्रॉड थिंग है उस पर हम टिक लगा देंगे, स्टाफिंग हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यदि हमें एचआरएम भी ऑप्शन में दिया होता तो हम एचआरएम को करेक्ट मानते। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जब सेपरेट डिपार्टमेंट बनाकर काम किया जाता है तो उसे एचआरएम कहते हैं, और जब छोटे डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है तो उसे स्टाफिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, जॉब इवैल्यूएशन इज ए टेक्निक विच एम्स एट। जॉब इवैल्यूएशन का पर्पज क्या होता है? Establishing fair and equitable pay structure, analyzing recruitment of updating technology, assessing safety requirement of job, improving productivity। तो मैंने आपको बताया हुआ है दो चीज़ें, एक तो जॉब इवैल्यूएशन और सेकंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल कह सकते हो या फिर मेरिट रेटिंग कह सकते हो। जॉब इवैल्यूएशन का पर्पज क्या होता है? जो भी वेजेस, सैलरी वगैरह है उनको डिसाइड करना, और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल या मेरिट रेटिंग होता है उसका पर्पज होता है प्रमोशन वगैरह। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एस्टेब्लिशिंग फेयर एंड इक्विटेबल पे स्ट्रक्चर। आप वीडियो देखते वक्त क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में स्टॉप करके अपने मन में आंसर सोच सकते हो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 95, इंडेक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। इंडेक्शन किसका इंटीग्रल पार्ट है? ट्रेनिंग, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, नन ऑफ द अबव। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि यदि आप वीडियोज करेक्ट सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो चीज़ें पहले मैं डिटेल में बता चुका हूँ वही चीज़ें अपन बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, पीआईपी टेस्ट सीक टू मेजर। पीआईपी टेस्ट में हम क्या मेजर करते हैं? ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस को हम मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बिल इन पार्लियामेंट। कब लेकर आई थी गवर्नमेंट ये बिल? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1988। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का मतलब आप समझते हो कि वर्कर को भी मौका दिया जाता है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें।
क्वेश्चन नंबर 98, HRM इज अमालगम ऑफ, अमालगम का मतलब होता है मिक्सर या फिर मिश्रण, जैसे कि अमालगमेशन होता है। जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सोशल बिहेवियर एंड बिजनेस एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। तो जो सबसे करेक्ट आंसर हमें लग रहा है वो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, रिक्रूटमेंट इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ, रिक्रूटमेंट किससे रिलेटेड होता है? सिलेक्शन ऑफ राइट कैंडिडेट, डेवलपिंग ए पूल ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉयज, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर जॉब, नन ऑफ द अबोव। तो जैसे कि आपको पता है दो चीज़ें होती है, एक होता है रिक्रूटमेंट, एक होता है सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस होती है, सिलेक्शन नेगेटिव होता है। रिक्रूटमेंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर उनमें से हम सही कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। जब सिलेक्शन होगा तो हम अधिकतर कैंडिडेट को वापस भेज देंगे और जिनको सेलेक्ट करना है उन्हें हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इनवाइटिंग एप्लीकेशन। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी नहीं, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, डेवलपिंग ए पूल ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉयज। यदि बी ऑप्शन में नहीं दिया होता तो हम सी के टिक लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, द मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉयज ग्रोथ पोटेंशियल इज डन थ्रू। एम्प्लॉयज ग्रोथ पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या काम में लेंगे? जॉब एनरिचमेंट, जॉब इवेल्युएशन, जॉब असेसमेंट सेंटर, पोजीशन डिस्क्रिप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जॉब इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 101, एन इंटरव्यू कंडक्टेड एट द टाइम ऑफ एन एम्प्लॉई लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। जब एम्प्लॉई अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है तब उससे फीडबैक लिया जा रहा है, इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? एग्जिट इंटरव्यू, फीडबैक इंटरव्यू, कन्विंसिंग इंटरव्यू, डायरेक्टेड इंटरव्यू। उसे कहेंगे एग्जिट इंटरव्यू। ये आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 102, असर्शन मैनेजर डेलीगेट्स ऑथोरिटी, द मैनेजर वांट्स टू श्रिंक हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन आपको नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन और एक होता है डेलीगेशन। इन तीनों चीज़ों का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। देखो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर एट टी लेवल, एट टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब किसी चीज़ का एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाना। तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन में किस चीज़ का कंसंट्रेशन हो रहा है? पावर का। और पावर का कंसंट्रेशन कहाँ पर हो रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट पर। तो सेंट्रलाइजेशन में सभी पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। जैसे पहले राजतंत्र होता था तो सारी शक्तियाँ राजा के पास होती थी, राजा की जब इच्छा हो वो काम करता था। कभी कहता था कि बीरबल तुम राज्य से निकल जाओ, और जब याद आती थी तो वापस बुला लेता था। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट ऑल द लेवल सिस्टमेटिकली एंड इवनली। डिसेंट्रलाइजेशन में हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सभी लेवल पर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, और सिस्टमेटिकली और इवनली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर स्टार्ट होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में क्या डिफरेंस है। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन में जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो रही है और सभी लेवल पर हो रही है, जबकि जो डेलीगेशन हो रहा है उसमें केवल सीनियर जूनियर को पावर दे रहा है। जैसे देखो कि इंडिया में कई अथॉरिटी के पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी पावर है, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, हाई कोर्ट के पास में है। सभी के पास अलग अलग पावर है। प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कह सकते कि मैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हूँ, न सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि हम प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी नहीं कह सकती कि हम स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर है, क्योंकि इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। तो सभी के पास पावर है, और वो पावर मिली कहाँ से है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिली है। तो वो क्या है? हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है। लेकिन डेलीगेशन में क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर सारे काम नहीं कर सकते, जो भी छोटे छोटे काम है वो डेलीगेट करेंगे, जिससे उनका वर्क बर्डन कम हो जाए, तो वो डेलीगेशन होगा। डिसेंट्रलाइजेशन ऊपर से होता है और डेलीगेशन में केवल सीनियर जूनियर को पावर दे रहा है अपना वर्क बर्डन कम करने के लिए, और जब मर्जी होगी तब सीनियर अपनी
पावर वापस भी ले सकता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है, मैनेजर डेलीगेट्स ऑथोरिटी। बिल्कुल सही बात है, मैनेजर ऑथोरिटी को डेलीगेट करता ही है। डेलीगेशन कंपलसरी होता है, होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेलीगेशन नहीं हो। सारे काम मैनेजर खुद नहीं कर सकते। रीज़न, द मैनेजर वांट टू श्रिंक हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कम करना चाहता है, ये रॉन्ग है। आप कहोगे अभी तो आपने बताया था कि जो सीनियर होता है वो अपने वर्क बर्डन को कम करना चाहता है। दोनों अलग अलग बातें हैं। वर्क बर्डन को कम करना अलग बात है और रेस्पॉन्सिबिलिटी को कम करना अलग बात है। अगर यहाँ पर लिखा होता कि मैनेजर अपने वर्क बर्डन को कम करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही है। आपको ये याद रखना है कि हम ऑथोरिटी तो डेलीगेट कर सकते हैं लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकती। रेस्पॉन्सिबल तो हम खुद ही रहेंगे। जैसे ऑडिटर पूरी ऑडिट खुद नहीं कराता, वो आर्टिकल की भी हेल्प लेता है, इंटरनल ऑडिटर की भी हेल्प लेता है। लेकिन अगर ऑडिटर ने अच्छे से ऑडिट नहीं की, नेग्लिजेंसी से काम करता है, तो ऑडिटर ये नहीं कह सकता कि काम तो आर्टिकल ने किया था या फिर मैंने तो इंटरनल ऑडिटर पर या एक्सपर्ट पर विश्वास किया था। रेस्पॉन्सिबल वो खुद ही रहेगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भी डेलीगेट नहीं किया जा सकता। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए तो हमारा करेक्ट है, आर हमारा फॉल्स है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फंक्शन ऑफ एचआरएम। इनमें से एचआरएम का कौन सा बेसिक फंक्शन नहीं है। स्टूडेंट, आप नेट के एग्जाम में जब तक चारों ऑप्शन को अच्छे से नहीं पढ़ लो तब तक आप टिक मत लगाना। कई बार ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन ही करेक्ट होते हैं, बस हमें ज़्यादा करेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। टू अट्रैक्ट एचआर इन ऑर्गेनाइजेशन, टू डेवलप एंड मोटिवेट ह्यूमन रिसोर्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस, टू हैव द रिवार्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम फॉर एचआर, टू इंटीग्रेट एंड मेंटेन एचआर इन द ऑर्गेनाइजेशन। यदि आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर्स कंटिन्यू बता सकते हैं, इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जो कम अच्छा है उसको सेलेक्ट करना है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एचआरएम का मेन पर्पज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज गेट हायरिंग। गेट हायरिंग क्या होता है, टू सेलेक्ट पीपल हु अप्रोच ऑन देयर on for employment in the organization, to select people who are recommended by the employees, to select people from public employment exchange, select people supplied by labor contractor। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। गेट हायरिंग का ही दूसरा नाम होता है कैजुअल कॉलर। होता क्या है, जो भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पर कैंडिडेट डेली आते ही रहते हैं कि सर यहाँ पर जॉब की रिक्वायरमेंट है क्या, सर यहाँ पर जॉब की रिक्वायरमेंट है क्या। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उनसे रिज्यूम ले लेता है कि अभी तो नहीं है, अगर होगी रिक्वायरमेंट तो हम आपको बता देंगे। और जब वैकेंसी होती है तब उनको कॉल करते हैं। तो जो अनसोलिसिटेड कैंडिडेट होते हैं, जो बिना बुलाए अपने आप आए थे, उनको जब जॉब दी जाती है उसे गेट हायरिंग कहा जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 105, द बैरियर्स टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल कई बार अच्छा नहीं हो पाता है, इसका क्या रीज़न है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मीनिंग आपको पता है, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल कि क्या क्या बैरियर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल ब्लॉक ऑफ मैनेजर, फॉल्टी एजम्पशन ऑफ पार्टी कंसर्न, टेक्निकल पिटफॉल्स, फॉल्टी रिटर्न कम्युनिकेशन। सभी ऑप्शन करेक्ट है हमारे, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, आपके लिए गुड न्यूज़ है, एक नया सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 5 मिनट सीरीज़ रहेगी हमारी और डेली मॉर्निंग में 6 AM पर मैं ये सीरीज अपलोड करूँगा। इसमें होगा क्या, हम केवल एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल डिस्कस कर लिया, किसी दिन 1 पर्सन कंपनी डिस्कस कर ली। जैसे जैसे आप जो भी टॉपिक सजेस्ट करोगे वो हम स्टार्ट करते जाएंगे। तो ये अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगी हमारी 5 मिनट सीरीज और डेली सुबह 6 बजे आपको देखना है। कुछ दिनों के बाद में, 2-3 महीनों के बाद में ऐसा होगा, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा शानदार हो जाएगी और 1 ईयर के बाद में तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी और पूरे दिन आप मोटिवेटेड फील करोगे। यदि आप लोगों को लगता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी
सोशल प्लेटफॉर्म पर आप हो उन सभी पर आप शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 106, हु हैड डेवलप्ड द सिस्टम अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन का सिस्टम अप्रोच किसने दिया था? जॉन डनलॉप, गैरी एस बेकर, माइकल जे जूसियस, एडविन बी फिलिप्पो। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डनलॉप। क्वेश्चन नंबर 107, एल्टन मायो इज मेन कंट्रीब्यूटर टू। एल्टन मायो ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? क्लासिकल अप्रोच, ब्यूरोक्रेसी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक मैंने क्वेश्चन नंबर 91 पूछा था कि 7 पॉइंट ऑफ इंटरव्यू मेथड किसने दिया था, और एक आपको ये बताना है एल्टन मायो ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था। स्टूडेंट आपको रिप्लाई जरूर करना है। आप लोग आलस्य करते हो, कमेंट नहीं करते हो, कमेंट आपको जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 108, ए रिटन स्टेटमेंट ऑफ मेन ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज विच हैव ए पर्टिकुलर जॉब एंटेल्स इज कॉल्ड। जॉब ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी किस में होती है? जॉब इवेल्युएशन, एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन। मैंने आपको याद करा रखा है, दो चीज़ें होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। दोनों ही जॉब एनालिसिस का पार्ट होते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा जाता है किसी पर्टिकुलर जॉब में क्या क्या ड्यूटीज़ होगी, और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्वालिटी होती है जो उस पर्सन में होनी चाहिए जो वो जॉब परफॉर्म करेगा। तो डी से ड्यूटी आपको याद रखना है, और आंसर हो जाएगा हमारा सी, जॉब डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 109, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एम्प्लॉयज नीड्स एंड एस्पिरेशन विद ऑर्गेनाइजेशन नीड इज कॉल्ड। एम्प्लॉय की नीड को ऑर्गेनाइजेशन की एस्पिरेशन के साथ इंटीग्रेट करने को क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कैरियर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सक्सेशन प्लानिंग एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है, आप लोगों को याद रखना है। कैरियर प्लानिंग ज़्यादा ब्रॉड होता है सक्सेशन प्लानिंग से। कैरियर प्लानिंग सभी लेवल के एम्प्लॉयज के लिए होता है, और सक्सेशन प्लानिंग केवल की मैनेजरियल पर्सन, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए होता है कि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट रिटायर हो जाएगा तो उनकी जगह कौन फिल करेगा। क्वेश्चन नंबर 110, स्टूडेंट आपको वीडियो लाइक ज़रूर करना है, और आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं, शेयर भी आपको करना है। आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं वीडियो में, यदि आपको कोई भी कमी लग रही है, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और जो भी आपके क्रिएटिव सजेशन होंगे वो मैं ज़रूर फॉलो करूँगा। आप रामबाण सीरीज के लिए टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, 5 मिनट सीरीज के लिए टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी मीन्स, प्रोडक्टिविटी किसे कहेंगे? एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब यूजिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नीडिंग टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। वंस स्किल एबिलिटी इन मीटिंग द नीड्स ऑफ द जॉब वन इज होल्डिंग करेंटली द रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट टू इट्स इनपुट। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि प्रोडक्टिविटी वर्ड कम में लिया जाता है कि जापान, सिंगापुर जैसे कंट्रीज में एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, और एशियन कंट्रीज में एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी कम है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो एबिलिटीज एंड स्किल की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।